नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आज चर्चा करेंगे चुनावी तैयारी, कौन पड़ेगा भारी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन सियासी तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी ने सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के लिए अपने दायित्वधारियों को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति बनाई है, तो कांग्रेस भी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का दावा कर रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी की जमीनी तैयारी उसे बढ़त दिलाएगी या कांग्रेस का संगठनात्मक अभियान सत्ता का समीकरण बदल देगा। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले इस पर एक रिपोर्ट है, वो देख लीजिए। उत्तराखंड में चुनावी बिसात अभी से बिछने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार में बोर्ड, निगम, आयोग और प्राधिकरणों में नियुक्त 100 से ज्यादा दायित्वधारियों को संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपकर चुनावी मोर्चे पर सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सेवक सदन में हुए संवाद कार्यक्रम में दायित्वधारियों से कहा गया है कि वे मंडल स्तर पर जिम्मेदारी संभालें, गांव-गांव जाए, जनता से संवाद करें और सरकार की योजनाओं का फीडबैक लें। बीजेपी की रणनीति सरकार की उपलब्धियों को बूथ स्तर तक पहुंचाने की है। तिरंगा यात्रा, रक्षाबंधन अभियान और संगठनात्मक कार्यक्रमों के दायित्वों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सरकार में दायित्वधारी और मीडिया सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र पवार को रायवाला मंडल की जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का दावा है कि पार्टी ने चुनावी तैयारी का पूरा खाका तैयार कर लिया है और संगठन के अलग अलग प्रकोष्ठों को जिम्मेदारियां सौंपी जा चुकी है। देखिए, संगठनात्मक रूप में हमारे कार्यक्रम सब चल रहे हैं। सातों मोर्चों को भी हमने अलग अलग कार्यक्रम दिए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो प्रकोष्ठ हैं, प्रकोष्ठ को भी हमने कार्यक्रम दिए हैं। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में पूरा संगठन सक्रिय और जनता के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। हम जनता के साथ, हमारा संवाद है, हमारा संपर्क है। हमारी सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजना है उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता भी सक्रिय है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम एकजुट हैं और हम पुनः इस प्रदेश में सरकार बनाने में सफल हैं। उधर कांग्रेस भी चुनावी मैदान में सक्रिय है। पार्टी का दावा है कि बूथ से प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत किया जा रहा है और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान चलाए जाएंगे। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का कहना है कि पार्टी मजबूत संगठन के दम पर सत्ता में वापसी करेगी। 2027 के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। चाहे वो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के मैं बात करूं, इलेक्शन कैंपेन कमेटी की बात करूं, एक साल पहले से ही हमारे पास ये कमेटी जो है और दोनों ही कमेटियां अपना कार्य जो है बखूबी जो है निभाने का कार्य कर रही हैं। जिलावार और विधानसभा वाइज जो है हमने प्रभारी नियुक्त करने का कार्य माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी गणेश घोटियाल जी ने जो है कार्यभार संभालते ही कर दिया था। और SIR की प्रक्रिया में आपने देखा, वेस्ट बंगाल में जो धांधली करने का कार्य सरकार ने किया, बिहार में जो हुआ, महाराष्ट्र में जो हुआ, वो मॉडल उत्तराखंड में ना दोहराया जाए, इसके लिए कंट्रोल रूम से लेकर के डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है हमने जो है प्रभारी नियुक्त किए हैं। भाजपा के जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है, बस फूटना बाकी है 2027 में। उत्तराखंड में चुनाव भले दूर हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी चुनावी फौज मैदान में उतार दी है। बीजेपी सरकार संगठन के समन्वय से बूथ मजबूत कर रही है, तो कांग्रेस जमीनी संगठन के जरिए सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। ऐसे में सवाल यही है, क्या बीजेपी की चुनावी मशीनरी भारी पड़ेगी या कांग्रेस की जमीनी रणनीति बदलेगी सत्ता का समीकरण। आने वाले दिनों में उत्तराखंड की सियासत और गर्म होने वाली है। तो दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। चुनाव अभी दूर है, लेकिन उससे पहले तैयारियों में जुट गए हैं। इधर बीजेपी दायित्वधारियों को नियुक्त कर रही है कि जन जन तक जाएं, योजनाओं को बताएं, और वहीं संगठनात्मक मजबूती की बात कांग्रेस कर रही है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी तैयारियों में कितना दम। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ सतीश चंद जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। बाकी मेहमान जैसे जुड़ेंगे हम उनका परिचय कराएंगे। सतीश चंद जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सतीश चंद जी, आपकी पार्टी सत्ता में है, जाहिर है, और दायित्वधारियों को आपको जिम्मेदारी देनी पड़ रही है। सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि जनता तक योजनाएं वैसे भी पहुंच गई होंगी, क्योंकि आप लोग दम भरते हैं जन जन तक, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए शख्स तक भी आपकी योजनाओं का लाभ पहुंचे। फिर दायित्वधारियों को नियुक्त करना,
अपनी योजनाओं को बखान करना, फिर जरूरत की पड़ी जनता के पास पहुंच गई, जनता को पता है, लेकिन नहीं पहुंची इसलिए बताना पड़ रहा है, तो बात अलग है। जी सतीश, देखिए पारुल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मेरी आवाज आ रही है पारुल हाँ जी बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, रखें अपनी बात। जी पारुल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी जो पार्टी है, हमारा जो संगठन है, और जो हमारे संगठन, हमारी पार्टी की जो सरकार है, वो 24/7 जनता के बीच में रह के कार्य करने वाली पार्टी है और वो सरकार है। और चुनाव हमारे लिए मात्र एक पड़ाव रहते हैं पारुल जी, और ये प्रदेश की जनता और देश की जनता बखूबी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सदैव जनता के बीच में, जनता के साथ रह के कार्य करता है और उनकी परेशानियां जो भी हैं उनका निस्तारण करने का कार्य करता है। और पारुल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी सरकार है, जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में जो चल रही है, वो सरकार जन जन के द्वार, जन जन की सरकार, इस तरह की मुहिमें चलाई जा रही हैं, जहां सरकार जनता के बीच में तो जा ही रही है, उसके साथ ही जो हमारा संगठन है, उसका एक एक कार्यकर्ता, उसका एक एक पदाधिकारी, वो जनता के बीच में रह के उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। पारुल जी, जो अभी आपने रिपोर्ट दिखाई, उसमें बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दायित्वधारियों को निर्देश दिया है कि आप मंडल स्तर पर अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करिए, गांव गांव जाइए और सरकार की जो नीति है, जो सरकार की योजनाएं हैं, उनका आप संचार कीजिए, आप उसको पहुंचाइए दूर दूर तक। और देखिए, ये हमारा संगठन हो चाहे हमारी सरकार हो, ये बखूबी जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता की शक्ति क्या होती है और जनता की ताकत क्या होती है। पारुल जी, हमारे जो कार्यकर्ता है और जो हमारी सरकार है, वो बरसाती जीवों की तरह नहीं है कि चुनाव आया और निकल के बाहर दिखने। हम लोग सदैव कार्य करने वाले लोग हैं और जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। और मैं कहना चाहता हूं पारुल जी, ये तो कांग्रेस का अंदरूनी विषय है, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी जुड़े हैं, वो अपने आप इस बात पे प्रकाश डालेंगे। लेकिन जिस पार्टी ने प्रदेश का संगठन तक नहीं तैयार करा है, वो किस तरह तैयारी कर रही है, ये जनता के बीच में भी है और वो पार्टी स्वयं भी जानती है कि उनकी तैयारियां कितनी हैं। ठीक है, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी परिचय करा देती हूँ। आशीष सैनी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। सैनी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। रविंद्रनाथ कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कौशिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत कौशिक साहब आपका भी। कौशिक साहब, आपके पास बाद में आऊंगे, पहले सैनी साहब के पास जा रही हूँ। सैनी साहब, अभी भी संगठन कमजोर है, संगठन पर काम करने की जरूरत है, और बीजेपी कह रही है हम तो 24 घंटे 7 दिन चुनावी मोड में ही रहते हैं, तैयारियां तो आपको करनी है। और तैयारियां कैसी करेंगे आप, इस बार क्या नया होगा? क्योंकि संगठन की मजबूती, संगठन में हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तो हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। 2 बारी से इनकी सरकार, तीसरी बार में ट्राई कर रहे हैं। पहले ये मिथ था कि सरकार उत्तराखंड में रिपीट नहीं होती, लेकिन 2 बारी से इनकी सरकार आ रही है और अभी तीसरी बारी में भी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन फिर भी ये चुनावी वादों के साथ, अपनी योजनाओं के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। संगठन में आप क्या नया बदलाव करने वाले हैं, क्योंकि नियुक्तियों में आपकी कमर टूट रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये आरोप गलत है कि नियुक्तियों में हमारी कमर टूट रही है। ये आरोप आधारहीन है और तथ्यहीन है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश संगठन के पास 800 से अधिक कार्यकर्ताओं की ऐसी टीम है, जिन्हें प्रत्येक विधानसभा में और प्रदेश स्तर पर अनेक जिम्मेदारियों से उनको काम दिया हुआ है, वो अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। उसके बाद कांग्रेस के जो BLA-2 का जो गठन है, वो सारा काम हमारा पूरा हो रहा है। कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ और डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। जिस और ये बीजेपी के लोग चर्चा कर रहे हैं, वो है हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिसमें मैक्सिमम 55 से 60 लोग शामिल होने, और वो सब लोग जिनको शामिल किया जाना है, वो सब लोग आज भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। अब दूसरी बात कराइए, कांग्रेस का संगठन कितना बनता है, कब बनता है, कैसा बनता है, इससे राज्य की जनता पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन क्या है? आज किसी को पकड़ कर लाते हैं, कल को किसी और को पकड़ कर लाते हैं। जनता उनको जानती नहीं है, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है नहीं, और जनता के हित के किसी मुद्दे पे वो लोगों के साथ नहीं खड़े। ये जो सरकार है 2022 में जो बनी, ये वोट चोरी से बनी हुई सरकार है, झूठ बोलकर, धोखा देकर बनी हुई सरकार है। यही कारण है कि आज ये सरकार लोकप्रिय नहीं है। यही कारण है कि इन्होंने हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। यही कारण है कि अपनी पार्टी के 47 विधायकों में से आज 24 से अधिक विधायकों के टिकट काटने जा रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कोई विकास कार्य पे कोई विशेष बात कर पाने की
में नहीं है, इसीलिए मजबूरी में इनको कभी कांग्रेस की आलोचना करनी पड़ती है, कभी राहुल गांधी पर चुटकुले बनाने पड़ते हैं। और इस काम के लिए पारुल जी कम से कम हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। ये सरकार ऐसी है जिन्होंने 1800 करोड़ रुपए अपने मेकअप पर खर्च किया। 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात करके 300 रुपए का निवेश भी नहीं आया। भ्रष्टाचार में ये बिल्कुल कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां चरम परिणाम, मतलब अब तक उत्तराखंड के सारे रिकॉर्ड भ्रष्टाचार हो चुके हैं। और उसके बाद भी ये अगर बैठकर विपक्षी दल की बात करते हैं तो ये तय मान लीजिए कि विपक्ष ने अपनी भूमिका पूरी निभाई। जनता के सामने आज एक आम आदमी से भी आप पूछेंगे कि उसके मुद्दे क्या है, तो उसको अपने मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट है कि किस पे कौन पार्टी का क्या स्थिति है। और रही बात, क्योंकि 2022 में जिस झूठ को बोलकर आए, 2024 में जिस झूठ को बोला, और 24 के बाद इन्होंने इस प्रकार से धर्म का जो पूरा ठेका ले रखा था, आज वो धर्म का आडंबर भी हट चुका है। और आज तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की केंद्र और राज्य की सरकार इस नीचता पर उतर आई है कि अब बच्चों पर हमला कर रही है। तो ये जो गिरी हुई हरकत ये कर रहे हैं, ये इनकी गिरती हुई लोकप्रियता और डूबती हुई अर्थव्यवस्था और बदहाल होती कानून व्यवस्था का स्पष्ट प्रमाण है। इसलिए जनता इनको कतई नहीं चुन रही है, इसीलिए चुटकुलों, झूठ और आडंबर का सहारा ले। ठीक है, जनता के मुद्दे उठाएगा कौन? आप लोग ना, संगठन ना। और संगठन में प्रदेश स्तरीय लेवल हो, जिला स्तरीय लेवल हो, ये कई जगह ऐसे पद खाली पड़े हुए हैं। नहीं, बताइए ना कौन से पद खाली पड़े हैं, मुझे आप बता दीजिए। आप तो प्रदेश कार्यकारिणी आपकी पूरी 100% कंप्लीट है आपका। मैंने बताया ना, प्रदेश कार्यकारिणी में 55 लोग शामिल होने, 55 से 7 लोग मैक्सिमम। वो कब लेकिन जिन लोगों को शामिल किया जाना है वो सब लोग आज भी अपने अपने विधानसभा में, लोकसभा में अपनी प्रमुख जिम्मेदारियों से काम कर रहे हैं। मतलब आपने तय कर लिया तो फिर घोषणा किस बात की नहीं हो रही है? क्यों उनके नाम घोषित नहीं हो पा रहे? ठप्पा लगाइए, स्टैंप पेपर दीजिए उनको, आपकी पार्टी का AICC का लेटर। चलिए रुक जाइए, क्यों नहीं हो पा रहा है? जब आपकी जुबान पर नाम है तो फिर उनको दायित्व दीजिए। नहीं, आप एक बात सुन लीजिए। पारुल जी, मैं कहना चाहता हूँ आशीष भाई से, मेरे बड़े भाई हैं। आशीष भाई थोड़ी सी बात सुन लीजिए मेरी। पहले सुन लीजिए। अगर जब आपके निष्ठावान कार्यकर्ता है तो पदों की आवश्यकता क्या है कांग्रेस को? कांग्रेस को पदों की आवश्यकता क्या है? तो आपके सारे कार्यकर्ता निष्ठावान है, कर्तव्य निष्ठा है, तो जरूरत कहाँ है कांग्रेस को पदों की? ऑलराइट सतीश जी, 1 मिनट रुकिए, कंप्लीट हो जाए उनकी बात। कई ऐसे लीजिए। मैं पारुल जी, आप और रविन्द्रनाथ कौशिक जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के अगर आप 3 पदाधिकारियों के नाम भी जानते हो तो मैं अपनी गलती, हमारी पार्टी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उनको कोई जानता ही नहीं है, वो कोई है ही नहीं, वो कहीं से भी उठाकर बिठा दिए गए और कल को आशीष भाई, आपके प्रदेश अध्यक्ष का नाम 3 लोग नहीं जानते हैं। आप हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों की बात कर रहे हैं। 2 लोग, आपके प्रदेश अध्यक्ष का नाम अगर 3 लोग जानने वाले मुझे बता ही दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि कांग्रेस की चर्चा दूर दूर तक होती है। आपके प्रदेश अध्यक्ष, आपके प्रदेश अध्यक्ष बिना प्रदेश कार्य समिति बने हुए बदल दिए जाते हैं और तीसरे, चौथे, पांचवें पता नहीं कौन से नंबर के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। आप हमारे प्रदेश पदाधिकारियों आपके प्रदेश अध्यक्ष का नाम नहीं पता लोगों को, आपके प्रदेश अध्यक्ष का नाम नहीं पता लोगों को। आप किस मुहावते में जी रहे हैं आशीष भाई? किस मुहावते में जी रहे हैं? किस मुहावते में जी रहे हैं? कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है और हमारे पदाधिकारियों का नाम पूछ रहे हैं, हमारे प्रदेश पदाधिकारियों का नाम पूछ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऑलराइट, रुकिए, तू तुम्हारे के बहस में मत पड़िए। आपका अस्तित्व खत्म होने दो। आप क्या करेंगे? आपको मालूम ही नहीं है तो आप क्या बताएंगे? आपको खुद नहीं पता। ठीक, रुक जाए, कौशिक साहब को एंड कर रही हूँ। कौशिक साहब, जो ग्राफ दिख रहा है लगातार 3 चुनाव का, उसके हिसाब से कांग्रेस का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन नहीं रहा है। इसलिए मैंने कहा कि इस बार कौन सा मैजिकल परफॉर्मेंस कांग्रेस करने वाली है जिसके बिहाफ पर कांग्रेस अपनी जीत का दम भर सके। क्योंकि कौन से, मैं तो पूछ रही हूं आपसे कि प्लान क्या है, आगे आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। हालांकि कांग्रेस अभी वही हम इन मुद्दों को लेकर जाएंगे, कैसे लेकर जाएंगे, किस तरह जमीन पर उतरेंगे, ये सवाल था मेरा। खैर कौशिक साहब, यहाँ उत्तराखंड में अगर हम देखें, दोनों ही दल कोशिश कर रहे हैं कि वो सत्ता में आए, लेकिन इस बार तीसरी बार भी बीजेपी रिपीट करने के लिए अपनी पूरी पुरजोर कोशिशें कर रही है। जनता के बीच में जाना, योजनाएं, जिस तरीके से विपक्ष को, सरकार को घेरना चाहिए, वो पर्याप्त लगता है आपको? कौशिक साहब को आवाज नहीं जा रही है क्या?
एक्चुअली जी सर, कहिए, आवाज आ रही है आपकी कौशिक साहब? आपके यहाँ सबकी आवाजें गूंज रही हैं। ओके, आवाजें इको हो रहा गूंजती होगा, हैं, मैं तो ठीक कौन क्या करवाती कह हूँ रहा है सब। कुछ समझ नहीं आता। ओके, आप बोलना शुरू कीजिए। आप मेरा सवाल सुन पाए कौशिक साहब? कौशिक साहब, ना मैं सवाल सुन नहीं पाया ठीक है, अभी आपको मेरी आवाज क्लियर जी, मिल मैं रही है क्या? सवाल सुन नहीं पाया हूँ आपका। मेरी आवाज क्लियर मिल रही है आपको? ठीक है हाँ कौशिक साहब, बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, मैं यही सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि उत्तराखंड में जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य दिखाई दे रहा है, बीजेपी अपनी कोशिशें कर रही है, कांग्रेस अपनी कोशिशें कर रही है, लेकिन क्या आपको तैयारियां पर्याप्त दिखाई दे रही हैं कांग्रेस की, बीजेपी की? बीजेपी दायित्वधारियों को नियुक्त कर रही है, कांग्रेस अभी अपने संगठन को और मजबूत करने की कोशिशों में लगी हुई है। जो उनके प्लान्स हैं वो आपको काफी साबित होते हैं? देखिए, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसे साधनों का एज होता है हमेशा। बिल्कुल। जब पहली निर्वाचित कांग्रेस सरकार आई थी तो ये अनिर्वाचित दायित्वधारियों का जो है प्रकरण ये एनडी तिवारी के समय शुरू हुआ था। जी सर। वो बैलेंस कर रहे थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावत जी को। हरीश रावत जी ने हर मोहल्ले में प्रदेश मंत्री बना दिया था, ये स्थिति थी। उसे बैलेंस करने के लिए तिवारी जी ने आपके राज्य मंत्री बना दिए, और वो राज्य मंत्री इतने भारी पड़े कांग्रेस को कि अगले 5 साल जो है हरीश रावत जी अपनी जेब में 18 लोगों की लिस्ट, सीटों की लिस्ट जो है जेब में रखते थे कि भाई देखो इतनी सीटें जो है तिवारी जी हमें हरा के चले गए। हर दायित्वधारी हर सीट से खड़ा हो गया, एक कांग्रेस का प्रत्याशी और एक उनका राज्य मंत्री, तो ये बंटाधार उन्होंने कर दिया। अब ऐसी बुरी परंपरा शुरू हुई है उस समय से कि भाजपा वालों ने भी ऐसे ही किया, इन्होंने राज्य मंत्री का नाम रख दिया दायित्वधारी। अब वो ये है कि भाई इन्होंने तरीका ये निकाला है कि भाई दायित्वधारी को सरकारी साधन दे दो और फिर उनसे संगठन का काम लो। तो उसमें फर्क ये है कि जहां जो है वो कांग्रेस के उस काबू कर नहीं पाए अपने राज्य मंत्रियों को, भाजपा वाले उनकी सवारी करना जानते हैं अच्छी तरीके से। दूसरे, कांग्रेस जो है वो संगठन की तरफ ध्यान देने के बजाय, चूंकि कांग्रेस को भी पता है कि उसका संगठन काम करने लायक है नहीं। अब कांग्रेस जो है वो नेताओं का एक समूह है, उन नेताओं की फॉलोइंग होती है, वो कार्यकर्ता कहलाते हैं, और अगर उनके नेताओं को टिकट नहीं मिला तो फिर वो आपकी जो है यादव युद्ध चलता है उनमें कि भाई अगर मेरे नेता को नहीं मिला तो मैं दूसरे नेता को भी जीतने नहीं दूंगा। कांग्रेस के सामने जो है मुख्य समस्या यही है। अभी इन्होंने एक छात्रों का आयोजन किया, मैंने उसकी बड़ी तारीफ की, बहुत ही सुव्यवस्थित, बहुत ही शानदार कार्यक्रम था, लेकिन वो राहुल गांधी का वन मैन शो था। उसमें जो है जो स्थानीय संगठन है, स्थानीय कांग्रेस है, उसका रोल सिर्फ जो है भीड़ इकट्ठा करना था। उन बेचारों को मंच जो है तभी मिला जब राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे। जैसे ही राहुल गांधी आए उनको सामने बिठा दिया गया और फिर जो है पूरा जो है मंच जो है राहुल गांधी की टीम के हाथ में था। अच्छा आयोजन था, माहौल बना। तो अगर इस तरह के मुद्दे हुए और कांग्रेस जो है सही टिकट वितरण कर पाई तो वो भाजपा को अच्छा जो है मुकाबला दे सकती है। और मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि भाजपा को इस बार ग्राफ नीचे आएगा और कांग्रेस का ऊपर जाएगा। कांग्रेस का कितना ऊपर जाएगा ये कुछ तय नहीं है, ये माहौल पे डिपेंड करेगा, और भाजपा का कितना नीचे आएगा ये भी माहौल पे डिपेंड करेगा। ये स्थिति है इस समय उत्तराखंड में। जी बिल्कुल, कौशिक साहब का बिल्कुल निष्पक्ष और न्यूट्रल विश्लेषण रहा, मुझे समझ में आ रहा है। दोनों ने बहुत अच्छे से सुना है और दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखिए, इधर उधर ना जाते हुए। सबसे पहले सैनी साहब आप कहिए, कौशिक साहब ने क्लियर कर दिया क्या आपकी पार्टी के अंदर चल रहा है, कैसे चल रहा है और क्या कुछ करने की आवश्यकता है, वहां सुधार की जरूरत है। सर सैनी साहब देखिए, जो अभी कौशिक जी ने जो बात रखी है, मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें रखूंगा। बहुत लिमिटेड वर्ड्स में सर। कांग्रेस में और जो सत्ताधारी भाजपा है, इसमें एक सैद्धांतिक अंतर है।
हाँ जी। कांग्रेस विचारधारा पर आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी संगठन में जिसे आज बनाएगी मंडल का अध्यक्ष, कल को उसे हटा देगी और उसको फिर कहेगी संगठन के नाम पे कि नहीं आपको हम कहीं और एडजस्ट करेंगे, फिर तो 3-4 साल खाली रहेगा, फिर किसी नेता की नजर पड़ेगी तो पता है। कांग्रेस में जो लोग बनते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे बड़े नेता हो, वो जनता के समर्थन से, जनता के संपर्क से, जनता के संवाद से बनते हैं और वो जो नेता बनते हैं वो नेता रहते भी है। ये बात अभी नवीन जी ने भी कही और मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि कांग्रेस नेताओं की पार्टी है और नेता इसलिए क्योंकि वो हर वक्त हर समय 24 घंटे अपने लोगों के प्रति, उनके समस्याओं के प्रति, उनके ठीक है सैनी साहब, वो नेता उम्मीदवार जो खड़ा होता है उसके पास वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाते, ये भी कौशिक साहब ने कहा। अब जल्दी से मैं जाती हूँ चंद साहब, सतीश चंद जी, बहुत शॉर्ट। पारुल जी मैं कहना चाहता हूं, अभी सैनी साहब ने बोला कि कांग्रेस विचारधारा पे आधारित पार्टी है और भाजपा संगठन पे आधारित पार्टी है। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस गांधी परिवार पे आधारित पार्टी है, भाजपा संगठन की विचारधारा पे आधारित पार्टी है। तो आसिफ भाई पहले आप ये चीज समझिए, आप समझ क्या कह रहा हूं? अरे आप क्यों खड़ा कह रहे हैं? सतीश जी, उन्होंने कहा ग्राफ कांग्रेस का ऊपर भी जा सकता है। पिछली बार 6% वोट का अंतर था, वोट परसेंट 6% वोट का अंतर था। इनको पहले शांत कराइए, इनको पहले शांत कराइए। नहीं, मेरा सवाल सुनिए सतीश जी, बहुत लिमिटेड टाइम है। 6% सिर्फ अंतर था जीत का, सीटें भले ही ऊपर नीचे थी, ग्राफ की बात हो रही है। हमारी संगठन, हमारी सरकार बखूबी जानती है जनता की समस्या का निस्तारण करना, जनता के बीच में रहना, और जो है ग्राफ वाली बात आई। ऑल राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कौशिक सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, समय दिया। तो चुनाव अभी दूर है लेकिन सियासी शतरंज पर बसात बिछ चुकी है, दोनों ही तरफ से मोहरे अपने तैयार हैं और अब इस सियासी समर में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये समय से पता चलेगा, क्योंकि तैयारियां दोनों ही दल अपनी कर रहे हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। जो अभी कौशिक साहब ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया और दोनों ही दलों को यह समझना चाहिए कि इस बार बाजी उतनी आसान नहीं होगी। दीजिए इजाजत, नमस्ते।